लहू का कर्ज। एक सवाल का जवाब देते हुए बताएं कि अगर तुम्हारे बाप ने किसी से कर्ज लिया हो और वो फोत हो जाएं, तो क्या वो कर्ज तुम पर है? ज्यादातर लोग कहेंगे नहीं, मगर आसिम मुनीर ने कहा हाँ, और उसी एक लफ्ज ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ये कर्ज सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि ये लहू का कर्ज था। ये एक पहाड़ी गांव की कहानी है, जहां सर्दियों में बर्फ इतनी गिरती थी कि दरवाजे बंद हो जाते थे, जहां लोग एक दूसरे को हर राज समेत जानते थे और जहां दुश्मनी नस्लों तक चलती थी। उस कस्बे में आसिम मुनीर रहता था। 22 साल का, कंधे चौड़े, आंखों में बाप की याद छलकती थी। उसके वालिद, जिनका नाम रहीम था, 6 महीने पहले वो फोत हो गए थे। बीमारी में, कर्ज में और तन्हाई में। मरते वक्त बाप ने आसिम का हाथ थामा और कहा, बेटे, मैंने सरदार जलील से 50,000 रुपए लिए थे और वापस नहीं कर सका। ये बोझ तुम पर है, मैं ये तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। आसिम ने कहा, अब्बा, अब फिक्र मत कीजिए। देखते देखते बाप की आंखें बंद हो गईं और वो बोझ आसिम के कंधों पर आ गया। मगर इससे पहले ये समझना जरूरी है कि सरदार जलील कौन था। वो उस गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। ऊंची हवेली, बड़ा लश्कर, लंबी जुबान रखने वाला। जो उससे कर्ज लेता वो जिंदगी भर गुलाम रहता, क्योंकि सरदार जलील का गरीबों को दिया गया कर्ज पैसों से नहीं, बल्कि खिदमत से उतरता था। और खिदमत का मतलब बस यही कि वो जो कहे वही करो, जो वो मांगे बस दे दो, जहां वो भेजे चुपचाप चले जाओ, बगैर सवाल और बगैर इनकार किए। आसिम को ये सब मालूम था, मगर बाप का कर्ज था और आसिम मुनीर का जमीर जिंदा था। एक सुबह आसिम सरदार की हवेली गया। बड़े दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने खोला, आसिम को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या काम है? आसिम ने जवाब दिया, सरदार साहिब से मिलना है। नौकर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आसिम ने कहा, मैं रहीम का बेटा हूं। नौकर अंदर गया। कुछ देर बाद वापस आया और इशारा किया कि आ जाओ। आसिम मुनीर अंदर गया और देखा कि सरदार जलील बड़े कमरे में बैठा था। मोटा और सुर्ख चेहरा, छोटी छोटी आंखें, जिनमें हमेशा गोया हिसाब किताब चलता रहता था। आसिम को देखकर मुस्कुराया, वो मुस्कुराहट जो अच्छी नहीं लगती थी। पूछा, ये रहीम के बेटे हो? और बैठने का इशारा किया। आसिम बैठ गया। सरदार ने कहा, सुना है बाप दुनिया से चला गया है। आसिम ने कहा, जी हाँ, और खामोशी इख्तियार कर ली। सरदार ने अगला सवाल किया कि कर्ज याद है? आसिम ने जवाब दिया कि जी जनाब, उसी सिलसिले में आया हूं। सरदार की आंखें चमकी। बाप का कर्ज बेटे पर नहीं होता और तुम वापस करना चाहते हो? आसिम ने कहा, मेरे बाप का कर्ज है, मेरे जिम्मे है। सरदार ने लंबी सांस ली, फिर बोला, ठीक है, 50,000 लाओ, मगर सूद समेत। लिहाजा वो 50,000 अब 1,00,000 है। आसिम के चेहरे का रंग नहीं बदला। उसने कहा, इतना वक्त है? सरदार बोला, 1 साल का। आसिम उठा और चला गया। सरदार उसे जाते हुए देख रहा था। उसके जहन में कुछ और चल रहा था, कुछ बहुत ही खतरनाक। आसिम ने काम शुरू किया। दिन को पहाड़ में पत्थर तोड़ता, शाम को बाजार में मजदूरी करता और रात को लकड़ियां काटता। उसके हाथ जख्मी होते, मगर वो फिर भी नहीं रुकता था। उसकी माँ रोती और कहती, बेटे, ये कर्ज हमारा नहीं। आसिम कहता,
माँ बाप का नाम हमारा है, सो कर्ज भी हमारा है। 6 महीने गुजरे, आसिम ने 40,000 जमा कर लिए। 60,000 अभी बाकी थे, मगर अभी 6 महीने बाकी थे। वो यकीनन मुकम्मल कर लेता अगर वो ना होता जो अगले हफ्ते हुआ ये कि फिर अचानक एक रात आई। सरदार जलील का आदमी आया और आसिम मुनीर को कहा कि तुम्हें सरदार ने बुलाया है। आसिम हवेली गया। सरदार कमरे में था, मगर इस बार अकेला नहीं, बल्कि उसके साथ एक और आदमी बैठा था। काला लिबास, तेज आंखें, जिसका नाम वकील निजाम था। और ये सरदार का खास आदमी था जो हर 2 नंबर काम को कानूनी शक्ल देता था। सरदार ने कहा, आसिम, तुम्हारी मेहनत देख रहा हूं, मगर 1 साल में 1 लाख मुश्किल है। आसिम ने कहा, हो जाएगा। सरदार ने कहा, मेरे पास एक और रास्ता है। उसने आगे झुक कर कहा, तुम्हारे बाप की वो जमीन पहाड़ के पीछे वाली, वो मेरे नाम कर दो, बस फिर समझो कि कर्ज खत्म हो गया। आसिम ये सुनकर खामोश हो गया। ये वो जमीन थी जो आसिम के बाप ने उसके दादा से विरासत में ली थी और दादा ने परदादा से विरासत में ली थी। यानी वो जमीन आसिम के खानदान की निशानी थी, बिल्कुल रूह की तरह। आसिम ने कहा, वो जमीन मैं किसी को नहीं दे सकता। सरदार की आंखें ठंडी हो गईं और हल्की खामोशी के बाद बोला, आसिम मुनीर, सोच लो, फिर से सोच लो। आसिम ने जवाब दिया, जी मैंने सोच लिया, मैं ये जमीन किसी को नहीं दे सकता। सरदार ने वकील को देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कुराहट जो बताती थी कि कहानी अभी शुरू हुई है। अगले हफ्ते कस्बे के अंदर ये अफवाह फैली कि आसिम के बाप ने सरदार की चोरी की थी। यानी आसिम के वालिद के जिम्मे कर्ज नहीं बल्कि चोरी थी। फिर दूसरी अफवाह फैली कि आसिम मुनीर खुद भी बेईमान है, बाजार में नाप तोल गलत करता है। फिर तीसरी अफवाह ये फैली कि आसिम की जमीन पर सरदार का पुराना हक है और सबूत के तौर पर कागजात मौजूद हैं। यानी झूठ पर झूठ और आसिम के खिलाफ परत पर परत। लोग जो कल उसके साथ थे आज मुंह फेरने लगे, जो कल काम देते थे आज इनकार करने लगे। आसिम का काम बंद हो गया, जिसकी वजह से पैसे आना बंद हो गए और कर्ज की अदायगी का वक्त यानी साल का आखिरी महीना आने लगा। एक रात आसिम अकेला पहाड़ पर बैठा था और नीचे कस्बे की रोशनियां थीं, साथ ही ठंडी हवा थी और दिल में वो सवाल जो सबसे भारी होता है। आसिम खुद से सवाल करने लगा कि मैंने क्या गलत किया है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। आसिम ने पलट कर देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, मगर आंखों में एक अजीब रोशनी नजर आ रही थी। आसिम ने उसे पहचाना नहीं। बूढ़े ने बैठने का पूछा। आसिम ने इशारा किया और वो बैठ गया। बूढ़े ने कहा, सुना है सरदार से पंजा लड़ा रहे हो। आसिम ने कहा, लड़ाई नहीं, बस कर्ज उतारना है। बूढ़े ने पूछा, क्या दोनों में फर्क नहीं है? आसिम खामोश रहा। बूढ़े ने कहा, आसिम, मैं तुम्हारे बाप को जानता था। आसिम ने नजर उठाई। बूढ़ा शख्स मजीद बोला कि वो अच्छा आदमी था। सरदार ने उसे जाल में फंसाया था और वो भी कर्ज के बहाने जमीन हड़पने के लिए। ये नया नहीं, सरदार ने पहले भी कई बार ये किया है। आसिम के हाथ भींच गए और बूढ़े से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बूढ़े ने कहा, तुम लड़ो, मगर उसके हथियार से नहीं, अपने हथियार से। आसिम ने हैरत से पूछा, मेरे पास क्या हथियार है? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, सच और वो कागज जो तुम्हारे बाप ने हिफाजत के लिए मुझे दिया था। उसने जेब से एक पुराना और बंद लिफाफा निकाला और बोला, ये असल कर्जनामा है जिसमें सरदार ने खुद अपने हाथ से लिखा है कि रकम कितनी है और सूद क्या है
اور یہ بھی لکھا ہے کہ زمین اس قرض میں شامل نہیں۔ عاصم نے لفافہ کھولا، کاغذ پڑھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگلے دن عاصم قاضی کے پاس گیا، کاغذ دکھایا، قاضی نے پڑھا اور پھر سردار کو بلایا۔ سردار آیا اعتماد سے مگر غرور کے ساتھ۔ اتنے میں قاضی نے کاغذ سامنے رکھا۔ سردار کا چہرہ دیکھنے والا تھا، خصوصاً وہ رنگ جو سفید تھا اب پیلا نظر آ رہا تھا، پھر پیلے رنگ سے سرخ ہونے لگا۔ پھر سردار گھبرا کر بولا، یہ کہاں سے آیا؟ قاضی نے کہا، سردار جلیل، یہ تمہارا اپنا لکھا ہوا ہے۔ اس کاغذ کے مطابق قرض صرف 50,000 ہے، سود کی کوئی شرط نہیں ہے اور زمین کا تو اس میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ سردار نے کہا، یہ جھوٹا کاغذ ہے۔ قاضی نے کہا، یہ تمہاری مہر ہے، تمہارے گواہوں کے دستخط ہیں، پھر جھوٹا کیسے ہے؟ سردار کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فیصلہ ہو گیا کہ عاصم منیر کو صرف 50,000 دینے تھے جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھے۔ قرض اسی دن ختم ہو گیا۔ سردار جلیل نے حویلی سے نکلتے وقت عاصم کو دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں غرور نہیں تھا۔ عاصم نے اسے دیکھا اور نظریں نہیں چرائیں۔ شام کو عاصم اس کاغذ دینے والے بوڑھے کو ڈھونڈنے کے لیے پہاڑ پر گیا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ بس ایک پتھر پر شاید کوئلے سے کچھ لکھا تھا کہ رحیم کے بیٹے عاصم منیر نے باپ کا قرض اتار دیا۔ عاصم نے وہ لکھائی دیکھی اور آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، ابا، فرض ادا ہو گیا۔ اتنے میں پہاڑ کی ٹھنڈی اور صاف ہوا چلنے لگی اور عاصم کو لگا جیسے کوئی کندھے پر ہاتھ رکھ گیا ہو۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض ادا کرو، کیونکہ قرض دار کی روح اس کے قرض کے ساتھ اٹکی رہتی ہے جب تک وہ ادا نہ ہو جائے۔ اور وہ بوڑھا کون تھا یہ کوئی نہیں جانتا۔ قصبے میں کسی نے اسے نہیں دیکھا، نہ پہلے اور نہ بعد میں، مگر عاصم جانتا ہے کہ جب انسان سچے دل سے کسی کا حق ادا کرنے نکلتا ہے تو اللہ راستہ خود بناتا ہے، کبھی کاغذ کی شکل میں اور کبھی بوڑھے کی شکل میں اور کبھی ایسی شکل میں جسے ہم پہچان بھی نہیں پاتے۔ برسوں بعد جب عاصم کا بیٹا جوان ہوا، اس نے باپ سے پوچھا، ابا، آپ نے وہ قرض کیوں ادا کیا؟ آپ پر تو لازم نہیں تھا۔ عاصم نے بیٹے کو دیکھا، پھر دور پہاڑ کو دیکھا، پھر بولا، بیٹے، باپ کا نام لیتے ہو؟ بیٹا بولا، جی ہاں۔ عاصم نے دوسرا سوال کیا، باپ کی دعا لیتے ہو؟ بیٹے نے جواب دیا، جی ہاں۔ عاصم نے جواب دیا، تو پھر باپ کا قرض بھی اپنا ہے۔ بیٹا خاموش ہو گیا اور عاصم نے آہستہ سے کہا، بیٹے، لہو کا رشتہ صرف خوشی میں نہیں ہوتا، مشکل میں بھی ہوتا ہے۔ جو صرف وراثت لے اور قرض چھوڑ دے اس کا رشتہ ادھورا ہے۔ اور وہ سردار، وہ اپنے لالچ کی وجہ سے پوری دنیا کے سامنے ذلیل ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے دنیا میں کسی کی زمین کا ایک ٹکڑا بھی دبایا تو آخرت میں اسے کہا جائے گا کہ وہ زمین جہنم کی گہرائی میں پڑی ہے، جاؤ اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر باہر لاؤ۔ یہ تھی لہو کی قرض کی کہانی۔ ایک بیٹے نے باپ کا بوجھ اٹھایا اور زمانے سے لڑا، جھوٹ کے سامنے کھڑا رہا اور بالآخر جیت گیا، کیونکہ جو سچ پر کھڑا ہو اللہ اسے گرنے نہیں دیتا، کبھی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حرام مال سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر اس داستان نے آپ کے ذہن پر کوئی نقش چھوڑا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ کہانی ٹی وی کے اس سفر میں ہمارا ہم سفر بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کوئی بھی پر اسرار کہانی کی منزل آپ سے رہ نہ جائے، اور آپ بھی کہانستان ٹی وی کی
فیملی کا ایک قابل قدر حصہ بن سکیں۔ اگلی کہانی اس موضوع پر ہونی چاہیے، اپنی پسند کا تذکرہ کمنٹس میں ضرور کریں۔ ہم آپ کی فرمائش کو الفاظ کا روپ دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے منور فرمائے۔ کمنٹس باکس میں آمین لکھ کر اس دعا کا حصہ ضرور بنیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔